हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको बताया कि हम इस ज्ञान सीरीज में आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद टर्म 1 से रिलेटेड जिस तरह से हमारे एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वो लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। एक लेक्चर आप लोग देख चुके हो, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हर एक टॉपिक में अलग अलग जितने नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस बन पा रहे हैं हम वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक टॉपिक वाइज कलेक्शन मिल रहा है जिससे कि आपको डाउट ये कोई क्लियरेंस एकदम 100% क्लियरेंस रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक का क्वेश्चन है तो इस टॉपिक में हमारे पास इस तरह के वेरिएशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एंड में एक पूरा फुल कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे एंड वहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस कंबाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो लास्ट लेक्चर में बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज से रिलेटेड डील किया था। अब हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, देखते हैं कितने टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। तो वो हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आएंगे, राइट। एंड आप वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो कंप्लीट देखना, बिकॉज अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर वीडियो देखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप 35 ऑफ 35 स्कोर करना चाह रहे हो तो वीडियोस आपको कंप्लीट देखनी है। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आधा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, आधा कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा एंड उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जिनको हेल्प चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियोस को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, राइट। और यहाँ पर हम लोग हर एक चैप्टर से 150 ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। रीजन असर्शन टाइप होगा, नॉर्मल एमसीक्यूज होंगे एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इतने सारे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता ही है कि इतने सारे क्वेश्चंस करके हर एक टाइप के क्वेश्चन जब कवर हो जाएंगे तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, राइट। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग 9 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में किए थे। इससे आगे के अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में बेसिकली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है देखिए। अ मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें आप चार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट में मत लाओ। दो, एक बॉडी है हमारे पास, एक अनचार्ज्ड बॉडी है और उसके साथ हमें एक ऐसी बॉडी लेकर आनी है जो चार्ज्ड है बट उसको टच नहीं कराना। तो आपको पता है ऐसा मेथड कौन सा होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, जिसमें बॉडीज को हम टच नहीं करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन भी रॉन्ग होगा और मैग्नेटाइजेशन भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इसमें बोला है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इस तरह से हमारे पास एक स्फीयर होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको पता है ये स्फीयर कैसा है, हमारा ये कंडक्टर है। और अगर ये स्फीयर हमारा कंडक्टर है तो आपको पता है कि कंडक्टर में जो चार्ज होता है हमारा वो कहाँ होता है, सारा का सारा सरफेस के ऊपर चार्ज आपको मिलेगा। इट मीन्स अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम में तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर में चार्ज आपका सारा सरफेस पे होता है, ना कि एंटायर वॉल्यूम के अंदर। चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, नॉट पॉसिबल, अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नो, इसमें भी कोई ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा।
एंड फोर्थ ऑप्शन इज दैट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इट मीन्स ये जो मैंने अभी बताया कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास एक कंडक्टर है और वो हमारा कैसा है, उस पर चार्ज है कुछ, तो वो सारा चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस के ऊपर ही आएगा, अंदर नहीं होगा। तो वॉल्यूम में और सेंटर में वो सब सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब यहां पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, या ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। अ कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर दिया है आपको, वो कितना दिया है, अमाउंट आपको दिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का लॉजिक याद रखना है, जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको कवर अप कराया था, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड तो पहले आपको ये समझना है कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, इसका क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर H2O। अब इस H2O में आप देख रहे हो दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक हमारा ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा एक मॉलिक्यूल का, वो कितना हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास जो आएगा बेसिकली इट विल बी हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इट मीन्स 18 हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वाटर का। अब अगर मैं कहूं कि भाई 18 ग्राम, ये ग्राम एक्चुअली 18 ग्राम जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल का, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ molecules in 18 ग्राम, in 18 ग्राम कितना होगा, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 6.02 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये 18 ग्राम में पता चल गया, तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 250 ग्राम में आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम कितना हो जाएगा, 250 ग्राम में आपको मिलेगा बेसिकली 6.02, उसको डिवाइड कर दो आप 18 से, तो आपका 1 ग्राम में मिल जाएगा, एंड इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 250 का, तो आपको मिल जाएगा जो आपका 250 ग्राम है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये यहाँ से आप देखोगे ये 6 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब यहाँ देखोगे तो 10⁻24 हो जाएगा एंड 25/3 बचेगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये बचा हमारे पास 25/3 इंटू 10⁻23 यहाँ से, और 1 0 यहाँ से मिल रहा है, तो ये आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, 1 0 तो यहाँ से मिल रहा है ये, तो 10 और 23 यहाँ से है, तो 24 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये इतना हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इन 25 ग्राम। अब अगर हम इसमें देखें कि भाई पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो दो तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे हमारे, 8 प्रोटॉन्स होंगे, हाइड्रोजन में 2 हो जाएंगे बिकॉज हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे टोटल 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, और इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास टोटल हैं 25/3 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, टोटल प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 24 10⁻24 इंटू 10। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि ये तो हमारा हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम, और एक मॉलिक्यूल में 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देखो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 25/3
इंटू 10⁻25। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। अब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, चार्ज निकालना है। तो बेसिकली क्या करोगे, अब इसमें चार्ज निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दोनों इक्वली होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25/3 इंटू 10⁻25 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो -19 से कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा। एंड जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बच रही है। इधर से मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पार्ट, या इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो चार्ज हमारा आ जाएगा 25 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1.6 तो 16 5 जा 80, 0 आ जाएगा यहाँ पर। एंड 16 2 जा 32 एंड 8 40 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये हमारा हो गया 40.0/3 इंटू 10⁻⁻, का आपको मिल जाएगा ये 10⁻6, बिकॉज यहाँ कितना है 19 माइनस का है और यहाँ पर कितना है 25 पॉजिटिव है। एक जीरो यहाँ ले जाएंगे तो 4/3 बचेगा इंटू 10⁻7 हो गया, ये 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, जब इसको डिवाइड कर दोगे तो इट इज 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, इतना आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द बुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन फ्रॉम बुल इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो एक पॉलीथीन पीस है, ये मान लो एक पॉलीथीन पीस है हमारे पास, ठीक है। और इसके ऊपर इन्होंने बोला कि चार्ज कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब इसने कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉलीथीन टू पॉलीथीन फ्रॉम बुल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लगा दो यहाँ पर। तो n निकालना है, n इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन e। q की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन e हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या मिल रहा है आपको, ये पावर कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये नीचे 12 बचेगा माइनस का, ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻12। एंड जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है इफ द 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक बॉडी से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट कर रहे हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव आउट कर रहे हैं। अब इसने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट कर रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूव आउट कर रहे हैं ये, ठीक है। देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। इस बॉडी पर अगर 1 कूलम चार्ज बनाना हो तो कितना टाइम हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज कितने होंगे। तो बेटा ये आप जानते हो कि भाई 1 कूलम चार्ज क्या होगा, 1 अपॉन ई,
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 1 कूलम्ब चार्ज में कितना आता है 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने आपको जब थ्योरी का लेक्चर कवर अप कराया था तब कराया था ये, ठीक है। तो आप वहाँ से देख भी सकते हो कि किस तरह से आपके जो है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो ये तो आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। अब इसने कहा कि इतने चार्जेस, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं, पर सेकंड मूव आउट कर रहे हैं। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव आउट कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, देखो टाइम रिक्वायर्ड विल बी, इतने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जो 1 कूलम्ब चार्ज जनरेट किया, और इसमें आपको पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आप मूव आउट करा रहे हो। तो ये सीधा सीधा इससे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। तो कितना आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻9 ही बचेगा, इतने सेकेंड लगेंगे। अब जब इस सेकेंड को आप, अब यहाँ सेकेंड में तो आंसर एक भी ऑप्शन नहीं है सेकेंड में, ठीक है, ये ईयर्स में दिया हुआ है, सारे ऑप्शन आपको ईयर्स में दिए हुए हैं। तो जब आप इस सेकेंड को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻9, ये तो सेकेंड हो गया। मिनट बनाओगे तो आप 60 से डिवाइड करोगे, फिर आवर बनाओगे तो फिर 60 से डिवाइड करोगे, फिर आवर को डे बनाओगे तो आप 24 से डिवाइड करोगे, एंड डे को फिर मंथ बनाओगे तो 30 से डिवाइड करोगे, एंड देन मंथ को आप क्या बनाओगे, ईयर बनाओगे तो 12 से डिवाइड करोगे। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलने वाला है वो समवेयर अराउंड 200 ईयर्स मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर विल बी समवेयर अराउंड 200 ईयर्स। सो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा, 198 ईयर्स, बिकॉज इट इज समवेयर क्लोज टू 200 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हो सकता है आपको ये ऑप्शन ईयर्स में ना देके सीधा सीधा सेकंड में ही दे देगा, तो यहाँ सिंपल हो जाएगा। अगर सेकंड में ही ऑप्शन होते तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ यही हो गया। यहाँ इसने ईयर में पूछ लिया। अब ईयर में पूछने का लॉजिक ये है कि आपको एक आइडिया, प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाह रहा है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से मूव आउट कर रहे हैं तो 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देखो 200 ईयर्स, 200 साल लगेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये भी हमारा प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है। इसमें बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव अ चार्ज ऑफ 2.4 कूलम्ब इच। तो क्या करना है भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यू दिया हुआ है कितना, 2.4 कूलम्ब, एन पूछा है, कैसे निकालोगे, सीधा सीधा क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो एन इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन ई। क्यू अपॉन ई जब आप इस्तेमाल करोगे तो 2.4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 3 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स, एंड ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आप देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, दिस वन। अब यहाँ -19 भी है, ये -19 वाला ऑप्शन भी है, ये मत कर देना। तो यहाँ ध्यान देना, ये आपको, ये इसी तरह से बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, -19 और ये +19 थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आंसर इज +19, ठीक है, बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, अ कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड वेट इज 0.75 ग्राम। इट हैज ए स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 17 mm. It is electrically neutral, contain equal amount of positive and negative charges. The magnitude of these charges is. तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली जो वाटर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अभी जो वाटर वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला आपने देखा, दिस क्वेश्चन, तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है। एंड नाउ ये आपका क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर
जो 250 ग्राम वाटर वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट क्वेश्चन। तो इसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो एंड देन आपको पता चलेगा कि ये आंसर आपका कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स दिस नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स हैं उसके अंदर, एंड इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम। अब यहाँ पर देखो ये जो एटम्स दिए हुए बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, एंड ये एक्चुअल में आपके जो एटम्स हैं ये कितने होंगे, 4 × 10⁻20 एटम्स, ये एटम्स हैं। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना हम, एटम्स कितने हैं यहाँ पर 4 × 10⁻20 एटम्स। 4 × 10⁻20 का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो इतने एटम्स हमारे 1 kg मास के अंदर है, एक ऑब्जेक्ट का 1 kg है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg कितना है, 4 × 10⁻20 एटम्स। फाइन, if 1 electron is removed from every atom of the solid then the charge gained by the solid in 1 gram। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितने हो जाएंगे, तो भाई 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में आपके पास एटम्स कितने हैं, दिस, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻20 डिवाइडेड बाई 1000 में 10⁻3 एंड मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1। तो यहाँ से सीधा सीधा अब आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10⁻, क्या बचा, 17 बचा। ठीक है, 10⁻17 एटम्स आएंगे आपके 1 ग्राम में, और इतने एटम्स आ गए। अब इसने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम। इसका मतलब इतने एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 × 10⁻17 इंटू, भाई हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 सिंपली। ठीक है, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो यही आना है 4 × 10⁻17, बट ये आए एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q = दिस इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, आंसर विल बी Q = 1.64 हो जाएगा आपका 6.4 × 10⁻, 2 पावर आपकी माइनस की रिमेनिंग रहेंगी, इतना कूलम्ब चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको बहुत इजीली मिल गया, कुछ नहीं करना, क्वांटाइजेशन यूज कर रहा हूं मैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बट वी आर जस्ट यूजिंग द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। Q = NE, और Q = NE से रिलेटेड आप देखो कितने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे वही क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना आपको, कुछ पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो मिल जाए, एज इट इज विद ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, आप एक प्रॉपर अपनी नोट्स मेंटेन कर लो, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें सारे क्वेश्चंस करो, उनको क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6.4 × 10⁻²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा बेसिकली यहाँ कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट हो गए हमारे क्वेश्चंस। तो ये जो हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाला था वो खत्म हो गया, अब ये हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड होंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये लॉ मैंने बताया था जब थ्योरी की क्लासेस ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन ही इसमें बोला है, कूलम्ब्स लॉ रिलेट्स टू चार्जेस
एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एज बीइंग। तो कूलम्ब्स लॉ आप यहाँ जानते हो भाई क्या होता है, F प्रोपोर्शनल होता है दो चार्जेस का प्रोडक्ट के बराबर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता है। अब इसको अगर आप कंबाइंड भी कर दोगे तो क्या मिलता है, एक फॉर्मूला मिल जाता था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला मिलता है इसमें K क्या होता है हमारा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने, फर्स्ट क्वेश्चन कहा, फर्स्ट ऑप्शन इसका है प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द चार्जेस, गलत है, सम तो है ही नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये भी गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट नॉट डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, स्क्वायर नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो दैट ऑप्शन इज 100% करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। आपने इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी से रिलेटेड है। देखते हैं जरा ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस रिपेल, and electric forces are weaker than the gravitational force, positive and negative charges can be combined to produce a third type of charge। अब देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज एक्स्ट्रा टाइपिंग है यहाँ पर, ये ठीक है, ये नहीं आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये जो है आपका एक्स्ट्रा टाइप हो गया क्वेश्चन में, तो इसको आप कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ यहाँ तक डील करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। दूसरा भी देखना पड़ेगा, इसने बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहले तो ऑप्शन मुझे मिल ही गया, वैसे तो पहला ही सही है। अब इसका एक ही ऑप्शन है तो फिर तो ये सही हो गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, नहीं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते, आपको पता है प्लस प्लस दो चार्जेस हैं या माइनस माइनस है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अनलाइक चार्जेस रिपेल, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर देन द ग्रेविटेशनल, नो, ये भी गलत हो गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस थर्ड चार्ज, नो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्या बोल रहा है, द कांस्टेंट की इन कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट आपसे होगा जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने अगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला भाई, के जो है कूलम्ब्स लॉ में जिसको हम बोलते थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बेटा आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती थी, 9 × 10⁹ इन SI यूनिट, बट ये होता है 9 × 10⁹, तो इसकी वैल्यू होती है किसमें, SI यूनिट में। और CGS यूनिट में क्या होती है, ये होती है 1। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, CGS यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है, CGS यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप, अगर आपको नहीं पता है कि CGS में इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, नेचर ऑफ द मीडियम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि के की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4πε0। और अगर कोई और ये हमारा किसके लिए, वैक्यूम के लिए, कोई और मीडियम है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1/4πε0m। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द हाँ, ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है भाई। ε0 आ गया तो इसका मतलब के डिपेंड कर रहा है नेचर पर, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है।
दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा यहाँ पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑप्शन है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरा ऑप्शन है ये। तो बेटा ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है, एसआई में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इट मीन्स मैंने सिस्टम को चेंज किया, यूनिट्स के सिस्टम को चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज होगी। इट मीन्स ये फर्स्ट नेचर पे भी डिपेंड है और साथ के साथ ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड है। इंटेंसिटी ऑफ चार्ज इस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो बोथ यूनिट्स ए एंड बी, बोथ ऑफ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिट्स का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। बोथ ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, बट अब इन दोनों को टिक नहीं करना, आपको ए और बी को टिक नहीं करना, क्योंकि डी ऑप्शन में उसने क्या कर दिया, डी ऑप्शन में दोनों ले लिए, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन 20 आपने देखा, अब हम लोग क्वेश्चन 21 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 21 भी हमारा कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली आप देख रहे हो थ्योरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी आपको, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा ऑप्शन सिमिलरिटी का नहीं है, ठीक है। मतलब दो फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों में सिमिलरिटी वाला ऑप्शन कौन सा नहीं है वो चेक करना है। देखते हैं जरा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द फोर्सेस ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपको पता है दोनों फोर्सेस ऑबे करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखो कि दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये सिमिलर ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं ऑप्शन 2, बोथ द फोर्सेस ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, यस आप लार्ज डिस्टेंस के लिए ऑपरेट कर सकते हो। बोथ द फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो अट्रैक्टिंग नहीं होगा, हमेशा अट्रैक्टिंग नहीं होगा, ये जब ही अट्रैक्टिंग होगा जब हमारा एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है। अगर हमारे दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो ये अट्रैक्टिंग नहीं हो सकता, बट ये ग्रेविटेशनल हमेशा कैसा होगा, ये अट्रैक्टिंग ही होगा ऑलवेज। इट मींस सिमिलरिटी का ऑप्शन कौन सा है, ये सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, राइट। अब डी को भी चेक कर लेते हैं, बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, सिमिलरिटी इज नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन, तो कंजर्वेटिव होते हैं दोनों, यस ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी सही है। सिमिलरिटी का देखना, इज नॉट अ सिमिलरिटी ध्यान रखना, इज नॉट अ सिमिलरिटी ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन 22 देखिए, ये भी कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है हमारा, तो इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग दिस चार्ज एंड दिस चार्ज प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे आप, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगाओ और आंसर आ जाएगा क्या, के की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10 का पावर 9, Q1 क्या होता है आपका दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻7, Q2 भी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि आप जानते हो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 7 7 माइनस का 14, 9 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 2 18 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ से 9 चला जाएगा 14 में से, तो ये 5 बचेगा माइनस का, ठीक, डिवाइडेड बाई 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 0.04 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो यहाँ से, तो ये 2 0 ऊपर चली जाएंगी, तो 10⁻³ बचेगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 से 4 टाइम्स एंड 2 बचा एंड 5 टाइम्स, तो द आंसर विल बी 4.5 इंटू 10⁻², और -3 तो -3 पावर बचेगी, इतना न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज द फोर्स अप्लाइंग बिटवीन दीज टू
चार्जेस। सो ऑप्शन नंबर इज व्हाट? देखो अब पहला ऑप्शन -2 पावर है, इसको मत कर देना, यहाँ -2 पावर है, यहाँ -3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23। इसमें क्या बोला गया? द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स दैट आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस दिस 3 into 10⁻⁻15 meter. The magnitude of the electrostatic force that each proton exert on the other is। देखो हीलियम न्यूक्लियाई है, यहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियाई ये है और एक यहाँ है। अब इसने बोला कि हीलियम एटम जो है वो 2 प्रोटॉन है, हर एक हीलियम के अंदर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी उसने दे दिया कि कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका 3 × 10⁻⁻15 मीटर, इतना डिस्टेंस है। तो आप क्या करो, फोर्स निकालो। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? एफ निकालना, क्या करोगे? K Q1 Q2 अपॉन R² अप्लाई करो, K Q1 Q2 अपॉन R² अप्लाई करो। Q1 Q2 क्या होगा ये आपको समझना है, क्योंकि R दिया हुआ सीधा सीधा, R ये रहा आपका, है ना, R क्या है? ये है। Q1 देख लो, तो Q1 क्या हो जाएगा भाई? दोनों ही हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम एटम है और दोनों पर 2 ही प्रोटॉन्स हैं। इट मीन्स आप जब यहाँ Q1 देखोगे तो इसके ऊपर जितना आएगा सेम चार्ज हमारा इस पे भी होगा। तो Q1 क्या होगा? 2 प्रोटॉन्स के बराबर, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 × 10⁻⁻19, दैट इज योर Q1 एंड यही हमारा Q2 भी होगा। तो ये चार्ज मिल गया, यहाँ वैल्यू आप रखोगे, वैल्यू रखते ही आप K की वैल्यू पुट करना और आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है। दैट इज योर अगेन होमवर्क प्रॉब्लम, आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करके और यहाँ से आंसर टिक करना है एंड दैट आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया 22, इसके एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, सेम फॉर्मूला लग रहा है, सब कुछ सेम वैल्यूज आएंगी, सारी वैल्यूज जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने यहाँ पर बता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 क्या है? 2 insulated charged metallic spheres P and Q have their centers separated by the distance 60 centimeter. The radii of P and Q are negligible compared to the distance of the separation. The mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is, ठीक है, मीन्स दोनों पर चार्ज दिया हुआ है हमारा 3.2 × 10⁻⁻7। Q1 और Q2 दोनों ही हमारे इतने ही चार्ज हैं। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है R = 60 सेंटीमीटर, R = 60 सेंटीमीटर। 2 स्फीयर्स हैं, इनका रेडियस इनका नेग्लेजिबल है, तो सीधा सीधा हम देखेंगे कि भाई सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमारा ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर हम ये बोलो 0.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि फोर्स बताओ, म्यूचुअल फोर्स बताओ, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन होगा, कैसे निकालोगे? K Q1 Q2 अपॉन R², यही फॉर्मूला आपने पुट करना है। Q1 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, R आपको ये दिया हुआ है, K की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, SI यूनिट में आप देखते हो 9 × 10⁹ पुट करनी है इन SI यूनिट भी इसकी अगर पूछ ले कभी कभी तो आप क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रखोगे, टिक करोगे, देन आप इसका आंसर अगेन कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एक होमवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा एंड ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी पीछे कराए हुए हैं, तो इसलिए आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लेते हैं। 25 में क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस of +3 microcoulomb and +4 microcoulomb repel each other with the force of 10 Newton. If each is given an additional charge of 6 microcoulomb, then the new force is। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला इसने? 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, एक चार्ज यहाँ है प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा जो कि नहीं दिया है। ठीक है, हमने मान लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और अब इसके बीच जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसने बोला कि भाई अब अगर हम दोनों को इतना चार्ज एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करा दें तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा। तो पहले आपको डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी।
ठीक है, कि भाई f इजिकल्स टू क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालो, कैसे निकलेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन f। तो अब आर स्क्वायर ही निकाल लो क्योंकि इसी की नीड पड़ेगी, आगे पुट कर लेंगे। तो k आपका कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है आपका 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय f कितना है 10। तो आप यहाँ से क्या करोगे, -6 -12 हो गया, एंड 4 3 जा 12, तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा 12 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई, ये यहाँ से माइनस का 12, और जब ये माइनस का 12 पावर आएगी तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें 9 में से, ठीक है, तो बचेगा माइनस का 3, और एक नीचे से पावर चली जाएगी तो और आ जाएगी 10 का पावर -1, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 108, 12 9 जा 108 इंटू 10⁻⁻4। ये आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। और जब ये आर स्क्वायर मिल गया तो अब क्या करना है आपको, अब अगेन इसने बोला -6 माइक्रोकुलाम हमने इन दोनों को दे दिया और एक्स्ट्रा, तो क्या होगा जब आप इसको -6 कुलाम दोगे माइक्रोकुलाम, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, न्यू चार्ज इसका कितना हो जाएगा, इसका न्यू चार्ज हो जाएगा -6 माइक्रोकुलाम प्लस का 3, मीन्स माइनस का 3 माइक्रोकुलाम हो जाएगा इसके पास नया चार्ज। मैंने एडिटिविटी ऑफ चार्ज यूज किया है यहाँ पर। एंड सिमिलरली इसका न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। तो आपका न्यू चार्जेस आ गए। अब दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है, F इजिकल्स टू क्या लगाओगे, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस वेरी नहीं कराया तो सारी चीज़ें सेम है, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 हमारा 3 हो गया, इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लिया, देन 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना है हमारा 108, या फिर इसको ऐसे लिख लो जिससे कि ये ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, 108 ना लिख के हम इसको ब्रेक करके ही लिख लेते हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो यहाँ से ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक, एंड ये 3 से यहाँ 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, एंड ये 2 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, और 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 2 बचा। और पावर आप देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 6 6 12, एंड यहाँ 3, तो माइनस का 3 बचेगा ऊपर, एंड नीचे माइनस का 4, तो आपका क्या आएगा अल्टीमेटली माइनस का 3 माइनस का 4, तो 1/2 इंटू 10 का पावर, नीचे -1 बचेगा, यहाँ केवल -1 पावर बचेगी, ऊपर से जब सॉल्व आउट करोगे तो आपका पास ये 10 पावर 1 हो जाएगा, एंड देन आप देखोगे 10/2, तो बेसिकली 10/2 क्या आ जाएगा, आपका आंसर विल बी 5 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको अच्छे से करना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम चार्ज को कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर चार्ज को वहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26। इसमें क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। क्या करोगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है। तो आप इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, दोनों फोर्सेस निकालो, एफ ई कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर तो फिक्स कर लेना, एफ जो हमारा ग्रेविटेशनल है वो क्या हो जाएगा, के मैग्नीट्यूड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो अलग अलग होता है इसलिए आपको अलग अलग लेना है, एम पी अपॉन एम ई आर स्क्वायर। जब इसका आप के की जगह जी आएगा, ये के की जगह यहाँ पर ये जी है, ठीक है, तो इसको जी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप ये वैल्यूज़ देखोगे, एफ ई अपॉन एफ जी निकालोगे तो बहुत आसानी से आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब ये सारी वैल्यूज़ आप जानते हो, यहाँ पुट करो, और पुट करने के बाद आप देखोगे
आंसर आएगा आपका 10⁻39 ऑर्डर का, 10⁻39 ऑर्डर का आएगा। लेकिन अब उसका जो मल्टीपल है वो क्या है, क्योंकि यहाँ 39 के दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है। तो अब ये आपने प्रॉब्लम करनी है और ये आपको चेक करना है कि इसका मल्टीपल साथ में क्या आ रहा है। 39 ये मैंने आपको हिंट दे दी है, फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको लिख दिया, वैल्यू रखो, आंसर सीधा सीधा आपके पास आएगा। इन ए और बी में से, ए और सी में से कोई सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको चेक करना, ये मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज सारा कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 माइक्रोग्राम इन एयर इज 0.4 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या क्या गिवन है, इसने पूछा R पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या करोगे R स्क्वायर ले लो, इधर क्या बचेगा K Q1 Q2 अपॉन F, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है हमारा 0.2 माइक्रोकूलम, तो 0.2 इंटू 10⁻6, दूसरा कितना है 0.4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय F कितना है 0.4 न्यूटन, तो 0.4 से तो ये 4 कट गया, क्या बचा आपके पास 9 इंटू 0.2 इंटू पावर्स 10⁻9, ये 6, एक तो माइनस का 3 बचेगा, 10⁻³ इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 9 2 18, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 इंटू 10⁻⁴। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर ये पावर से एक बार चेक कर लेना। अच्छा, यहाँ ये डिस्टेंस आपको पता लगानी है, तो अब इसका ये R स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू √18 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगी ये वैल्यू तो आपको कितना मिलेगा आंसर विल बी समवेयर अराउंड आपका 18 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, बिकॉज ये R स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1.8 इंटू 10⁻⁻3। तो जब स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा आपका दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से 18 इंटू 10⁻⁻4 को जब बाहर निकालोगे तो यहाँ से 10⁻2 आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 18 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, समवेयर अराउंड 4 के आसपास आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग में आपका ऑप्शन कौन सा बन सकता है, 4 पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो 2 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁻this मीटर। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, ऑप्शन मैच कराना है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा भाई 4.2 के आसपास आ रहा है, तो पावर आ रही है आपकी -2, और यहाँ क्या है आप देखो -2 कहीं नहीं दिख रहा है, -2 अगर आपको नहीं दिख रहा है इसमें तो ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पर 4.2 जो 4 लिखा हुआ है ये वाला एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो 4.24 के आसपास आएगा ये, तो 4.24 इंटू 10⁻⁻2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 42.4 इंटू 10⁻⁻3। तो आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इतना मीटर ये आपका R आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं जरा 28। इसमें क्या देखा कि द अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कूलम्बिक फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स इज नियरली। मतलब इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, ये कूलम्बिक फोर्स लगाया, तो इसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर यही सेम फोर्स हम एक प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक प्रोटॉन के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो इसने कहा कि इसके ऊपर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो आपको पता है क्या होगा, अब भाई ये F फोर्स पता लगाना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लो आप,
क्योंकि आपको पता है F इज टू क्या होता है m इंटू ए। तो m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और a आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻, इसको इधर ले आते हैं थोड़ा सा, 10⁻, यहाँ पर मिल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻22। तो अब देखो 9.1 को तो मैं 9 ही ले लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, बिकॉज नियरली पूछा तो अप्रोक्सीमेट ही आ जाएगा। तो 9 इंटू 2.5 इंटू पावर कितना बचेगा, 31 में से 22 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 22 और 8 और 9, तो माइनस का 9 पावर बचा। ठीक है, अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, इतना हमारा आ गया फोर्स। ये तो आ गया फोर्स। अब इससे काम नहीं चला, अभी हमें आगे और करना है। अब प्रोटॉन के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F अपॉन m। m किसका, प्रोटॉन का। F तो सेम है दोनों में, F की वैल्यू दोनों में सेम है, तो a निकालना है तो क्या करो, इस फॉर्मूले में रख दो। देखो क्या आ रहा है 22.5 इंटू 10⁻⁻9 और ये क्या था हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 18 ऑर्डर का, यहाँ से क्या 9 आप इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 22.5 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻, यहाँ से कितना बचेगा 7 माइनस ये कर दिया, 2 और माइनस करोगे तो 18 बचेगा। ठीक है, और अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो पावर आपकी किस ऑर्डर की आएगी, 18 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे इसको सॉल्व कर लोगे तो एक पावर इधर और ले आओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2.25 इंटू 1.67 10⁻19, तो ये 19 ऑर्डर का आएगा आंसर। आंसर हमारा क्या आ रहा है 19 ऑर्डर का। अब इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आंसर मैच कर जाएगा। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो है ये आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें क्या बोला, द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे, इसने पूछा है एक्सीलरेशन पूछा है, तो क्या करोगे, एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा, आगे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक प्रोटॉन है यहाँ पर, तो इनके बीच में भाई 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो प्रोटॉन है हमारा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, लेकिन उससे पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कैसे निकलेगा, सिंपल K Q1 Q2 अपॉन R² लगाओगे। Q1 Q2 आप जानते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, R आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में, कैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो जब ये कन्वर्ट कर लोगे, यहाँ R की वैल्यू पुट करो, ये R हो जाएगा मेरा, R की वैल्यू पुट करना, Q1 Q2 पुट करना, K पुट करना, F निकलेगा, और जैसे ही आपसे F निकल जाए तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का। कैसे निकलेगा, F अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले में पुट करना, एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो क्या करोगे, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इस फॉर्मूले में पुट करना, और यहाँ से आपको दोनों आंसर्स आ जाएंगे। देन यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 एंड दैट क्वेश्चन इज बेसिकली फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें आपको मल्टीपल चार्जेस दिए होंगे एंड वो मल्टीपल चार्जेस की वजह से आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये बाकी के क्वेश्चंस 29 तक हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर करने हैं, आपको मिस नहीं करना है अगर आप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ढंग से समझना चाह रहे हो तो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करो, जिन जिन बच्चों को नीड है वो बच्चे भी इससे पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।